हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले आज के दिन अमेरिकन बाजार के साथ। यस, 2 अक्टूबर आज के दिन हमारे बाजार तो क्लोज है यहाँ पे, बट यस अमेरिकन बाजार की बात करें तो वहाँ पे तो हम लोग को परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ट्रेडिंग चालू है। सो हम कह सकते हैं फिलहाल तो हम लोगों को 0.5% से ज़्यादा की गिरावट अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। हर किसी का फोकस आज के दिन अमेरिकन बाजार पे था, क्योंकि वो जो डेप्ट क्राइसिस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था कि वो बिल पास करेंगे या नहीं करेंगे। बिल तो पास होना ही था, बट हाँ 1 अक्टूबर से पहले करेंगे या फिर उसको और लंबा चौड़ा यहाँ पे खींचेंगे, तो उसी के ऊपर हर किसी का फोकस था। बट वो खबर हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल गई छुट्टी के टाइम पे ही, संडे के दिन, कि भाई चलो जो यूएस कांग्रेस है उन्होंने क्या कर दिया, बिल यहाँ पे पास कर दिया। तो इसी चीज़ के चलते जो एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा था यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होने का, वो तो अभी हम लोगों को फिलहाल तो ख़त्म तो नहीं बोल सकते। यस, 45 डेज के लिए ये प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अभी इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे फोकस रखने वाला जो डेट रहेगा वो रहेगा 17 नवंबर। तभी देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है करके। मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लूँ तो देख लेते क्या चल रहा है परफॉर्मेंस। तो अभी भी यहाँ पे 200 सवा 200 पॉइंट की गिरावट ही हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऐसी ये गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट येस इसी प्रकार से अगर हम लोग छोटी छोटी गिरावटों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले, ऐड करके देख ले, तो येस फिर हमें वो बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि 5 दिन में हम लोगों को 1.5% से ज़्यादा अमेरिकन बाजार गिरते हुए देखने को मिले। महीने भर में अगर हम लोग बात करें तो 4% के आसपास गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। और पिछले 6 महीने से बात करें तो अमेरिकन बाजार में लाल निशान ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी बिल्कुल न्यूट्रल ही है, हरे निशान में देखने को मिल रहा है, बट एकदम बॉर्डर पे ही चल रहा है, कभी भी लाल निशान में आ सकता है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं एकदम बॉर्डर पे ही चल रहा है, 0.080%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जोश अभी भी अमेरिकन बाजार में इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जो खबर यहाँ पे आई थी कि बिल तो पास यहाँ पे हो गया करके, 45 डेज़ का एक्सटेंशन मिल गया करके, बट बाजार में कोई उससे रिलेटेड एक्साइटमेंट देखने को अभी तक मिला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो हाँ ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसके चलते अमेरिकन बाजार में ज़रूर प्रेशर देखने को मिल रहा है। किस चीज़ से रिलेटेड? जो अमेरिकन बाजार में एक बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है मिस्टर रे डेलियो की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने वार्न किया है कि अमेरिका में ये जो डेप्ट क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जो बार बार ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, ठीक है, तो इसके चलते आने वाले समय में अमेरिका को बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, जो कि खुद अमेरिका की ही हम लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है अमेरिकन बाजार में। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो डेप्ट का जो ये लेवल होता है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा मतलब आसमान को यहाँ पे छू चुका है। 33 ट्रिलियन डॉलर, अगर हम लोग इंडियन रुपी में बात करें तो समवेयर अराउंड 33 लाख करोड़, इतना डेप्ट अभी अमेरिका की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये सीमा लगातार बढ़ती ही जा रही है, बट फर्स्ट टाइम सितंबर में 33 के लेवल को भी क्रॉस यहाँ पे कर चुका है। अगर हम हमारी इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, हमारी इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और अमेरिका का कर्जा देखिए कितना है, 33 ट्रिलियन डॉलर। मतलब हमसे, हमारी इकोनॉमी से 11 गुना ज़्यादा उनके ऊपर हम लोग को कर्ज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ नो डाउट अमेरिका की इकोनॉमी भी उतनी बड़ी है, 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास रहती है, बट फिर भी उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कितना भारी भरकम कर्जा है अमेरिका की ओर। एंड जो ये बार बार में यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, एंड पॉलिटिक्स भी यहाँ पे चलता रहता है। अभी तो 45 डेज़ का एक्सटेंशन तो हो चुका है, बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये पोस्टपोन होते रहता है। एंड इसी चीज़ के चलते उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक बार बहुत बड़ा झटका अमेरिका को आने वाले समय में, अमेरिका मतलब अमेरिकन इकोनॉमी को आने वाले समय में लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलना, प्लस जो रेट्स हम लोग को हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इन चीज़ों के चलते मतलब देखा गया तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब ये डेप्ट क्राइसिस होता कि आप कर्जा लेते हो ना, तो उसके ऊपर आपको ब्याज चुकाना पड़ता है, सिंपल। एंड अभी क्या चल रहा है, रेट भी हायर लेवल पे चल रहे हैं, तो इतने हायर लेवल पे अगर आप कर्जे को अगर लेते रहोगे तो उसका ब्याज चुकाना आने वाले समय में और भी कठिन यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यही सबसे बड़ा मेजर रीज़न था जो कि रे डेलियो ने भी यही बातें बोली है कि ये जो एसवीबी का फेलियर भी हम लोग को देखने को मिला था, जो बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस अमेरिका में देखने को मिला था,
ये भी वापस हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर रेट्स ऐसे ही हायर लेवल पे रहे तो यही दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो डेफिनेटली दोस्तों आने वाले जो ये 2 एफओएमसी के जो बैठक भी रहेंगे दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाले, क्योंकि बार बार ये प्रेशर डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फेड के ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि फेड आने वाले एफओएमसी की बैठक में भी किस प्रकार का फैसला लेता है करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे थोड़े से एडीआर भी देख लेते हैं। इन्फोसिस का एडीआर तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिलहाल तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 0.84%, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 2% डाउन, विप्रो की बात करें तो 0.31% की गिरावट नज़र आ रही है, एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो 0.58% की गिरावट नज़र आ रही है। देन अगर हम लोग बात करें, नो डाउट आज के दिन टेस्ला के ऊपर हर किसी का फोकस था, एंड फिलहाल हम कह सकते हैं टेस्ला में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्यों फोकस क्यों था? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ के अगर हम लोग बात करें तो जो क्वार्टरली डिलीवरीज रहती है यूनिट्स की बात करें तो वो डेटा सामने आने वाला था, तो डेटा तो सामने आ चुका है, बट येस वो जो एस्टिमेट था उसको टेस्ला ने यहाँ पे मिस कर दिया है। सो ऑब्वियसली टेस्ला जब भी इस प्रकार की चीज़ों को मिस कर लेता है तो गिरावट तो हम लोग को स्टॉक में देखने को मिल जाती है, बट येस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी नेस्डैक का हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों अमेरिकन बाजार की बात करें तो एनवीडिया आप सभी लोगों को पता है बहुत बड़ा चिप मेकर की अगर हम लोग कहें, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त योगदान इस कंपनी का यहाँ पे चल रहा है। एंड इनके दिन तो पहले से ही अच्छे चल रहे थे और भी अच्छे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो येस, तो जो गोल्डमैन सैच है उन्होंने भी यहाँ पे क्या कर दिया है, उसको अपनी जो कन्विक्शन लिस्ट हम लोग को देखने को मिल जाती है उसमें भी उन्होंने बाय की रेटिंग देकर यहाँ पे एनवीडिया जो ऑलरेडी यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें और भी तेज़ी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो ऑलरेडी रिलायंस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस तो पहले से एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करता था तो उन्होंने और भी उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड यहाँ पे कर दिया। टाटा ग्रुप की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी एनवीडिया के साथ हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस TTML के बारे में। सो टाटा ग्रुप की भी एक कंपनी है, ठीक है, बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर को ये स्टॉक पसंद आता है क्योंकि बहुत ही लोअर लेवल पे देखने को मिलता रहता है। देन बाद में तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें 6 महीने में 70% के अच्छे रिटर्न्स भी देखने को यहाँ पे मिले। बट येस जैसे मैंने कहा यहाँ पे बिजनेस में कोई भी दम यहाँ पे नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे प्लस माइनस की तरह होते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब क्या रिटर्न्स बन जाएंगे, बट हाँ आपको एग्जैक्ट टाइमली यहाँ पे करना आना चाहिए। जिसका टाइमिंग यहाँ पे मतलब मिस हो गया वो यहाँ पे ट्रैप हो गया। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को इन स्टॉक्स में देखने को मिल जाती है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं बीच में कैसे ज़बरदस्त बुल रन यहाँ पे आया था तो स्टॉक इधर भी भगाया गया था, एंड उसके बाद तो स्टॉक यहाँ पे क्रैश भी हुआ था क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े बायर्स यहाँ पे खरीदने के बाद इसको होल्ड भी कर सके। ठीक है, अगर आप इसका डेटा भी चेक करोगे तो ये कंपनी हम लोग को लॉस में देखने को मिल जाती है। इसके पीछे का रीज़न है कि इस कंपनी ने बहुत बड़ा कर्जा लेके रखा हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेशनल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है उससे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो अल्टीमेटली नेट लॉस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि सिर्फ तेज़ी देखकर अगर आप जाओगे तो फिर आप फंस सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जब भी मार्केट हायर लेवल पे देखने को मिलता है तो हर किसी स्टॉक में तेज़ी तो यहाँ पे आती ही आती है, बट वो तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग 5 साल पहले भी देखे थे, बुल रन में देखे कहाँ से कहाँ चला गया, एंड फिर बाद में मौका ही नहीं मिला एग्जिट करने का, क्योंकि रोज़ लोअर सर्किट, क्योंकि जिनका भी पैसा बना था वो सब कुछ सेल ऑर्डर दबाकर बैठे हुए थे। तो अभी इतना आउटफ्लो यहाँ पे आ गया तो फिर उसके बाद यहाँ पे कोई माल बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, एंड ऐसा भी नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ सेल हुआ फिर उसके बाद वापस तेजी आई तो बहुत सारे लोगों को लगा कि फुकट में बेच दिया तो वापस खरीद लिया, फिर वापस सेलिंग आ गई। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है अगर कंपनी फंडामेंटली वीक होगी तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों JFS, यस जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड। यस ये सवाल तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर इसका पी रेशो देखिए 4700 का पी देखने को आप में मिल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों पी नीचे आने के लिए क्या होना चाहिए बताओ आपको। मैंने इतना जो लिंक हमेशा जो गाना मैं आपके सामने गाते रहता हूँ, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे पी नीचे आता है। तो कंपनी का रेवेन्यू आर बढ़ना चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गारंटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि अगर आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गए तो आप प्रॉफिट किधर से आएगा, आपका लॉस ही आएगा। तो अगर आपका NPBT बढ़ेगा तो आपका NPAT भी बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली पी रेशो में अगर देखा गया NPAT बढ़ेगा तो आपका अर्निंग पर शेयर ये भी बढ़ जाता है। अगर आपका EPS भी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका पी नीचे आते हुए देखने को आप पे मिल जाता है। तो बेसिकली क्या है, आपका EPS बढ़ना चाहिए। अभी EPS कैसे बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो प्रॉफिट बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। रेवेन्यू मतलब कंपनी जो नॉर्मल सेल्स करती है, एंड कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली पी रेशो तो आपको टॉप लेवल पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, जो भी वो प्लान कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अर्निंग मतलब रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा।
फिर रेवेन्यू के बाद देखना पड़ेगा कि कितना खर्चा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं। एंड अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ईपीएस अगर बहुत बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका पी रेशियो ज़मीन पे आ जाएगा। तो ये गणित होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए जो छोटे कंपनीज होते हैं ना, उसमें यूजुअली पी रेशियो नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे उनका रेवेन्यू कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है, ठीक है। अगर एक बड़ा ऑर्डर आ गया तो रेवेन्यू कई गुना से यहाँ पे बढ़ जाता है एंड सडनली प्रॉफिट बढ़ जाता है, ईपीएस बढ़ जाता है, पी रेशियो ज़मीन पे आ जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप चाहो तो ट्रेंट लिमिटेड का देख सकते हो। ट्रेंट का पी भी अगर आप चेक करोगे, पहले तो 4 डिजिट में चलता था, 1000, 1500, 2000 के रेंज में। आज देखिए 100 के आसपास आ गया। क्यों? क्योंकि एक बीच में ट्रेंट में ज़बरदस्त रेवेन्यू का धमाका हो गया और ज़बरदस्त रेवेन्यू धमाके के चलते प्रॉफिट भी बढ़ गया, ईपीएस भी बढ़ गया, तो पी रेशियो नीचे आ गया, ठीक है। तो ये रीज़न होता है दोस्तों। पी रेशियो का फॉर्मूला ही अगर आप देखोगे कि क्या होता है, MPPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है वो डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो पी रेशियो भी उतना ही रहेगा। डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा तो पी रेशियो कितना नीचे आएगा, ईपीएस अगर 100 हो जाएगा तो कितना नीचे आएगा पी रेशियो। तो इसीलिए ईपीएस बढ़ना इंपॉर्टेंट है। ईपीएस बढ़ने के लिए प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ने के लिए बिजनेस होना चाहिए, मतलब रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। तो ये बेसिक सा गणित हम लोग को पता होना चाहिए। तो बाकी सारी चीज़ें, इसलिए तो मैंने कहा है कि अभी तक ये जो चीज़ें हैं जेएफएस की, वो स्टार्ट भी नहीं हुई है। बाकी सारी चीज़ें तो बस नाम जियो है, उसी के हिसाब से प्लस माइनस होती हुई देखने को मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सारी कवर कर रही। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।